नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं। आप पूर्व डीजीसी क्रिमिनल जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रह चुके हैं आप, और इस कार्यक्रम में आपको कानूनी जानकारी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना जानकारी प्रस्तुत करें। मैं आज आप सभी के सामने अग्रिम जमानत क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड में जमानत की व्यवस्था दी गई है 436 से 439 तक। उसी में 438 CRPC जी में अग्रिम जमानत की व्यवस्था की गई है। हाँ, ठीक। ये अग्रिम जमानत की व्यवस्था सरकार ने पूरे भारतवर्ष में की थी, परंतु उत्तर प्रदेश में सन 1974 में इसे निराशित कर दिया गया था, बंद कर दिया था। अच्छा, यहाँ से हटा दिया गया। हाँ, हटा दिया गया। जी। बाद में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 22 में पुनः उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया। लागू कर दिया, वर्तमान में लागू है। वर्तमान में लागू है जी। जो कि 21 अप्रैल 2018 से जी इस व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मतलब इसका लाभ लोगों को मिल सकता है। लोगों को मिल सकता है। जी। अब आपको इस चीज से हम अवगत करा दें जी कि अग्रिम जमानत है क्या। जी अग्रिम जमानत जिन व्यक्तियों के ऊपर अपराध नहीं किया है जी और उनके ऊपर लोग किसी रंजिश की वजह से, अन्य दुर्भावना की वजह से, बेइज्जती करने के उद्देश्य से, कि जिनकी समाज में एक अच्छी प्रवृत्ति है, अच्छा स्टेटस है, कि उनको अपमानित किया जाए, तो ऐसे लोगों के विषय में गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी, और दर्ज कराने के बाद उन्हें जानकारी हुई तो अग्रिम जमानत में सेशन न्यायालय अर्थात सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में वो जा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों जिनके ऊपर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, इनको ये विश्वास हो कि हमको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा। और असंज्ञेय अपराध हो, मतलब संज्ञेय अपराध हो, और अजमानती हो, जिसकी जमानत नहीं ली जा सकती है। जी। तो गिरफ्तारी की स्थिति में से पूर्व स्थितियां उत्पन्न होती को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। अग्रिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है। हाँ। जो कि सेशन न्यायालय या हाईकोर्ट में आवेदन करेंगे। इन तथ्यों पे जो फैक्ट हैं जिनके ऊपर न्यायालय विचार करेगा जी कि अभियोग की क्या प्रकृति है, उसका नेचर क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है, गंभीरता क्या है। जी। और आवेदक पूर्व में दोष सिद्ध या आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं। पूर्व में पता चला। जी। आवेदक की भागने की संभावना न हो, भगोड़ा न हो, और गवाहों को, साक्षियों को यानी विवेचना को प्रभावित न करें, दबावे ना। जी। और आवेदक की ये सब न्यायालय जांच करता है, तब अग्रिम जमानत देता है, और या अंतरिम आदेश भी दे सकता है। अंतरिम आदेश कि आप मतलब कि अब गिरफ्तारी नहीं भाई, अग्रिम जमानत मतलब ये है कि आपको जमानत दे दी गई, विवेचना कर रही है, और आप विवेचक को, पुलिस को विवेचना में सहयोग भी करेंगे। बिल्कुल। जब आप दोषी नहीं है आप अपना सहयोग करें, अपना सहयोग करें और उनको अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें। बिल्कुल, साक्ष्य पेश करें अपना कि हम दोष मतलब ना लगे, और साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे, किसी को दबाएंगे नहीं, किसी को मतलब कुछ अनर्गल प्रलोभन नहीं देंगे। जी। यदि आपका जमानत प्रार्थना पर खारिज हो जाता है, अच्छा, उसी दौरान अगर आपकी जमानत आपने मांगी है, खारिज भी हो सकता है। खारिज भी बिल्कुल हो जाएगी।
नहीं, ये जरूरी नहीं कि खारिज हो जाए, मतलब हो सकती है। हो सकती है, कंडीशन है। जी। जब खारिज हो गई है हाँ। तो आपकी पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, वो अपने फिर रोल पे आ जाएगी बिना वारंट के। फिर बिना- वारंट के उसकी गिरफ्तारी की हाँ, आवश्यकता नहीं है, संज्ञेय अपराध है जी। संज्ञेय अपराध है। जी। और जब प्रार्थना पत्र आप देंगे तो ये सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, जिस पद पे मैं रह चुका हूँ, जी 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 भाई उसको नोटिस होती है, सूचना उसको दी जाती है 1 सप्ताह की, ये प्रोविजन है जी और उसके बाद वो संबंधित थाने से जी आपके विषय में सभी सूचनाएं एकत्र होगी। संकलित करता है और वो सूचनाएं आती हैं। जी आवश्यकता ये होगी तो न्यायालय फैक्ट के संबंध में या विवेचना के संबंध में अन्य प्रपत्र भी मंगा सकता है। बिल्कुल मंगा सकता है, बिल्कुल जी। अब न्यायालय शर्तें भी लगा सकता है जिसके ऊपर कंडीशन कि आप पुलिस के सामने उपस्थित होंगे, उपस्थित होकर के अगर वो आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं विवेचना में तो आप उन प्रश्नों का जवाब देंगे, इधर उधर टहलाएंगे नहीं जी। न्यायालय की बिना पूर्व अनुमति से आप भारतवर्ष को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। हाँ, ठीक है। यूपी में आप ले रहे हैं तो वो लोग वहाँ छोड़ेंगे नहीं, आप जाएंगे तो आपको सूचना देनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके कुछ अपवाद भी हैं कि 376 में आप अग्रिम जमानत नहीं दे सकते। अच्छा है उसका है अच्छा, 376(3), 376(AB), हाँ। 376(DA), 376(DB। इसमें अंतरिम जमानत जमानत आप नहीं प्रस्तुत कर सकते, प्रस्तुत नहीं कर सकते, इस पर लागू ही नहीं, लागू ही नहीं। सीधी बात। हाँ अच्छा, और कोई ऐसी कोई धारा है? हाँ है, अच्छा अच्छा, गैंगस्टर एक्ट है। अच्छा, उसमें भी अंतरिम नहीं। अच्छा जी, ये आगे NDPS एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट जी 1967, ऑफिशियल एक्टिविटीज एक्ट 1923 जी। या ऐसे अपराध जिनमें मृत्यु दंड का प्रावधान है, उसमें हम अंतरिम नहीं आप अप्लाई कर सकते। ये जमानत यूपी में है। अच्छा अच्छा हाँ, ये यूपी में कंडीशन लागू है ये लागू है। जी। लोगों के इस प्रकार का भी भ्रम है जी कि अग्रिम जमानत अभियोग पंजीकृत होने के बाद विवेचक आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर देता है, तब आप अग्रिम जमानत नहीं पा सकते हैं। अच्छा, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाँ सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य जी 2020 में सुप्रीम कोर्ट 98 में न्यायालय ने कहा है जी अग्रिम जमानत के केस में चार्जशीट आने के बाद भी दी जा सकती है, ये अपॉर्चुनिटी है। अच्छा हाँ। चार्जशीट अगर लगी जाती है तब भी हो सकता है, अंतरिम जमानत पा सकता हाँ, है। पा सकता है। इसी को अच्छा, चार्जशीट चलिए ठीक लग गई, हाँ। लेकिन चार्जशीट से पहले नहीं, चार्जशीट से पहले भी आप पा सकते हैं। आपको सूचना हुई, हाँ, सही आपको है। देखिए अग्रिम जमानत का उद्देश्य ये है कि आपको ये ऐसा लगा कि आपके ऊपर अभियोग हाँ, पंजीकृत हो गया, हम गलत। अब पंजीकृत हो जाने के बाद हाँ पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए गई, हाँ। तो आप उसको सबसे पहले आपकी रेमेडी यही है कि आप अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में जाएंगे। जाएंगे, सही है। और जाने के बाद हम मांगेंगे, तथ्य रखेंगे अपने, तथ्य पूरे रखेंगे। अगर वो आप भाई देखिए, आप जो व्यवसाय करते हैं व्यवसाय बताएंगे, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, हाँ। ये केस के फैक्ट में बताएंगे। वो जो हाँ, अधिवक्ता आपका बचाव पक्ष रखेगा हाँ। और उसकी न्यायालय जांच करता है, उसी के ऊपर अग्रिम जमानत दी जाती है। चलिए ठीक है। अब चीज ये है, जैसे मान लिया आरोप पत्र प्रेषित हो गया जी और उसके बाद आपको जानकारी हुई, हाँ ये भी है, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट जिसमें लाइफ है उसमें तो आप जा ही नहीं सकते, यूपी में है नहीं समझ, तो 7 ईयर्स के अंडर में है मान लिया, हाँ अंदर है तो चार्जशीट लगी जाएगी, तो हम जा ही नहीं पाएंगे, आपको जा ही नहीं पाएंगे। वो तो चार्जशीट लगने के बाद हम जान पाते हैं, जानकारी यहाँ पर आपकी कोई होगी। मुकदमा लगा हाँ जी ये संशोधन हो गया है। जी। तो ऐसी स्थिति में आप चार्जशीट के बाद भी अग्रिम जमानत के लिए जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये है इसमें नियम, नहीं नियम नहीं है, बाधक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, रूलिंग है। रूलिंग केसला है। ठीक है सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट में, हाँ, और इसी को जी आदिल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ने जी। यही मत अपना व्यक्त किया है। अच्छा अच्छा अभी नई रूलिंग है शिवम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जी
इसमें भी चार्जशीट फाइल होने के बाद उन्होंने कहा है कि जमानत दी जा सकती है। अंतरिम। हाँ, दी जा सकती सही है, सही है। है। और ये भी कहा है कि अग्रिम जमानत आपको मिल गई है जी। और उसके बाद आपको चार्जशीट हो, तो ये कुछ कंट्राडिक्शन है कि आपको उसके बाद फिर जमानत करनी चाहिए, ये कोई नहीं है। अच्छा, अंतरिम इसमें भी कहा अच्छा, वो फाइनल आपकी अगर मानी है। अंतरिम अगर हो गई हमारी है तो वो लास्ट तक ट्रायल तक चलेगी पूरा, एंड तक इन तक चलेगी। वही मान्य है। और अच्छा, अगर चार्जशीट लग जाती है तब भी? हाँ, इस केस ला में कहा है। अच्छा, नहीं भाई देखिए, जमानत का उद्देश्य तो होता है कि आप ट्रायल को फेस करेंगे बिल्कुल फेस करेंगे जमानत का और मतलब जो यही- आपके पास एविडेंस आएगी हाँ, कोर्ट के सामने, उसी पे वो ट्रायल कंक्लूड करेंगे। हाँ, सही है, बिल्कुल सही। अग्रिम जमानत का उद्देश्य यह है जी। कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अनलगर आरोप लगाकर आपने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी और दर्ज कराने के बाद आपने उसको बेइज्जत कर दिया, उसके समाज में स्टेटस को डिस्टर्ब किया। सही। ये इस उद्देश्यों को रोकने के लिए हम्म, उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की गई। लागू की गई, पहले 1974 में बंद कर दी गई थी, हाँ। पुनः इसको लागू कर दिया। लागू कर दिया गया। तो इसके लिए अंतरिम हम जमानत अप्लाई कर सकते हैं और पा भी सकते हैं। लेकिन अंतिम जमानत हम्म, वही एप्लीकेंट पा सकते हैं जी। जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हाँ, हो, वो क्रिमिनल पूर्व में एक्टिविटीज क्रिमिनल न ना हो, हो, सीधा साधा जीवन हो उनका। मतलब ये नहीं पता चला वो कानून के मानने वाले लोग। कानून को मानने वाले हों और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त ना हो, यही तो। यही है चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये जरूर पूछेंगे आपसे, जी। आप पूर्व डीजीसी क्रिमिनल जी, जी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रहे हैं, जी। तो इस पद पे जब रहे हैं आप, हम्म। तो हम चाहते हैं कि दो चार कुछ इसमें भी आप पॉइंट बताएं कि इस पद पर रहकर हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इस पद पर रह के सावधानियां तो ये है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जी, सरकार, जो वकील, सबसे पहले आपको बता दें, जो अधिवक्ता होता है, जी, हम एडवोकेट एक्ट के अनुसार जी, पब्लिक के प्राइवेट मुकदमे करता है, हाँ, या सरकार ने उसको रख लिया या किसी कंपनी ने उसको हायर कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम उनका काम करने लगे। जी, तो सावधानियां तो दोनों में रखनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी सावधानी ये होती है व्यक्ति को ईमानदारी से काम ईमानदारी से करना, काम अपने पक्ष के प्रति हाँ। ईमानदारी से काम करना। जो भी आपको काम के वो जिस काम के लिए आपको रखा गया है, नियुक्त करे, तो उस कार्य को आपको ईमानदारी से करें, ईमानदारी से। उसमें कहीं कोई झोल झाल ना हो। किसी भी प्रकार की और एक्टिविटी जैसी न करें जिससे कि आपके चरित्र पे संदेह न्यायालय करे। न्यायालय को भी वही हम सूचित करें जो बिल्कुल सही हो, मतलब गुमराह करने वाली, मतलब इधर ना, ना। गुमराह करने वाली बात ना हो। ये तो वकील तो एक लॉ ऑफिसर होता है, हाँ, लॉ ऑफिसर। उसको न्यायालय के सामने हाँ, बिल्कुल सही तथ्य सच, रखने बिल्कुल चाहिए, सच, चाहे वो सच, हाँ, हाँ, बचाव पक्ष की हो हाँ, और या अभियोजन पक्ष की हाँ, तरफ से। मतलब सच्चाई सामने लाना चाहिए। भाई न्यायालय में बताए, ये आप सभी लोग देखते हैं जी, जी। कि उसकी आंखें बंद हैं, बिल्कुल आपका कान खुले हुए हैं, हाँ, दोनों पक्षों की बात को सुन करके, हाँ, और जो साक्ष्य उसके सामने आते हैं, जी, और जो हमारे यहाँ भारत के संविधान के अनुसार जी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड, जी, एविडेंस एक्ट जी, और आईपीसी में दंड की व्यवस्था है, जी, इसके अनुसार वो निर्णय अपना लेता है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस कार्यक्रम में आप आए। और स्टाम्प पेपर दो प्रकार के होते हैं, जी, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। जुडिशियल वही जो न्यायालय में दावा है, एप्लीकेशन आज वगैरह जो स्टाम्प पेपर लगते हैं वही, और बाकी नॉन जुडिशियल में वही एफिडेविट वगैरह जो बनते हैं। और इसकी वैधता बहुतों के मुख से यही सुनी जाती है कि 6 महीना है, कोई कहता है 3 साल। इसकी वैधता पूरा होल लाइफ रहती है जब तक ये स्टाम्प आपके पास है। और ये भी हम बताना चाहेंगे इसी में ये भी है कि अगर स्टाम्प पेपर हम ले लें जिस कार्य के लिए, और उस कार्य में अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें और 6 महीने के अंदर अंदर अगर हम उसको वापस करना चाहें, तो 10% की कटौती पर आपका वह स्टाम्प वापस हो जाएगा। वापस हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आप आए और भविष्य में भी। धन्यवाद आपको है कि आपने अपने भारतवर्ष के लोगों को जी इस जानकारी के लिए मुझे बुलाया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है जी कि लोगों को आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जी कानून की विध की जानकारी हो जाए। जी जैसे कि वकील है, हाँ सही बात। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हाँ उससे ये उम्मीद की जा सकती है, विश्वास किया जा सकता है कि वो अपराध नहीं करेगा। नहीं करेगा, सही। क्योंकि उसके अपराध के विषय में क्या दंड है हम्म, उसे ये जानकारी है। तो इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से जी हमारे नागरिकों को जी जानकारी हो रही है और जो हमारे नए अधिवक्ता हैं उनको जानकारी हो रही है, जूनियर भक्ताओं की जानकारी हो रही है। जी, जी। तो जिससे कि एक व्यवस्था है सरकार की, भारत सरकार की, हाँ यही व्यवस्था है उसकी भी। हाँ, कि विधि के अनुसार सभी लोग जीवन अपना यापन करें, विधि के अनुसार बिल्कुल अपने सही, रहें, बिल्कुल सही। तो इसमें बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल। इसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद है कि आप कार्यक्रम में चला रहे हैं। धन्यवाद। और आज का मैं यहीं पर कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।